या तो आप हीरो बनकर मरते हैं या फिर इतना लंबा जीवन जीते हैं कि खुद को विलेन बनते हुए देखते हैं। ये एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन ये बांग्लादेश से भागी शेख हसीना पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आप इस बात से इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन सड़कों पर उतरी नाराजगी और गुस्से से भरी बांग्लादेशी जनता और छात्र इस बात को तो बिल्कुल मान रहे हैं। ये कमेंट्स देखिए, ये हमारे पिछले वीडियो में आए हुए कमेंट्स हैं। इन सारे कमेंट्स में से एक चीज कॉमन है, वो है शेख हसीना को तानाशाह मानना। इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया में भी इसी तरह के कमेंट्स की बाढ़ सी आई हुई है। देखिए, पहली नजर में बांग्लादेश में चल रहे इस विद्रोह का कारण रिजर्वेशन को लेकर शेख हसीना का स्टैंड ही लगता है। लेकिन एक बात आपने जरूर गौर किया होगा कि हाल ही में रिजर्वेशन को लेकर सारी प्रॉब्लम्स तो कोर्ट के द्वारा सॉल्व कर दी गई थी। कॉमन सेंस कहता है कि तब तो आंदोलन शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता गया। और अब तो छात्रों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ 6 अन्य जजों ने भी रिजाइन कर दिया है। इसी बात से पता चलता है कि आंदोलन सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन को लेकर नहीं था। लोग पूरे सिस्टम से परेशान थे। लोग कई सालों से शेख हसीना के शासन के तौर तरीकों, पक्षपातपूर्ण पॉलिसीज, गहरे भ्रष्टाचार और कई और बातों को लेकर भड़के हुए थे। कई सालों से गुस्सा उनके दिलो दिमाग में चिंगारी बनकर सुलग रहा था। रिजर्वेशन मामले ने तो बस उनके गुस्से को एक बड़ी आग में तब्दील कर दिया। एक समय था जब इनके आर्थिक सुधारों के चलते बांग्लादेश एक बड़ी इकोनॉमी बन गया था, लेकिन इन 15 सालों में शेख हसीना ने कई ऐसे काम किए जिससे उनकी छवि बांग्लादेश की तानाशाह की बन गई। लेकिन आखिर सवाल आता है कि शेख हसीना को तानाशाह क्यों कह रहे हैं लोग? ऐसा क्या किया है शेख हसीना ने? क्या है सच? आइए समझते हैं। 4 डायमेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। यूपीएससी की तैयारी के दौरान पढ़ने वाले बड़े आर्थिक बोझ और घर छोड़कर किसी बड़े शहर जाकर तैयारी करने की मजबूरी के चलते यदि आप आईएएस बनने का सपना देखना छोड़ रहे हैं और घबरा रहे हैं, तो आपकी इन्हीं समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है स्टडी IQ IAS हिंदी का प्रतिज्ञा 2.0 बैच। इस बैच में एनरोल होने पर आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन जैसी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है एक सिलेक्शन बॉक्स जिसमें 18 किताबों का एक सेट, पेन, डायरी, भारत और विश्व का भौगोलिक एवं राजनीतिक मानचित्र, हाइलाइटर और कई महत्वपूर्ण एसेसरीज भी शामिल हैं, जो आपके प्रिपरेशन के दौरान बेहद सहायक होंगी। और सबसे खास बात ये कि यदि आपने प्रीलिम्स 2025 क्लियर कर लिया तो आप अपनी फुल फीस रिफंड करा सकते हैं और तब आपके कोर्स की वैलिडिटी भी 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी IQ परिसर में निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस बेहद शानदार बैच में आपको मिलेंगी कुल मिलाकर 1000+ घंटों की लाइव क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग के लिए टॉपिक आधारित प्रश्न, हैंड रिटेन नोट्स, क्रक्स और SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी निःशुल्क मिलेगा और इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है बेहद अफोर्डेबल प्राइस में। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और 23,999 रुपए में एनरोल हो जाइए। शेख हसीना पर आज से नहीं बल्कि पिछले कई चुनावों से जो एक आरोप बार बार लगता है वो है चुनाव में धांधली का आरोप। शेख हसीना पर 2014 और 2018 के आम चुनावों में बैलेट बॉक्स से छेड़खानी और हजारों फर्जी वोट डलवाने के आरोप भी लगे थे। इन दोनों ही चुनावों में हसीना ने जीत हासिल की। आलोचकों का कहना था कि इसी साल जनवरी में हुए चुनावों में भी धांधली की गई। इस चुनाव में भी हसीना जीत गई थी। अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने बांग्लादेश में हुए चुनावों की घोर निंदा की थी। टाइम मैगजीन की ये रिपोर्ट देखिए। इसमें आवामी लीग को चुनावों में डमी कैंडिडेट को खड़े करने का आरोप लगाया गया है। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत रहे पीटर डी हास कहते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए सिर्फ चुनाव का दिन ही मायने नहीं रखता, इसके लिए पूरी प्रक्रिया और माहौल मायने रखता है। इसके अलावा शेख हसीना के विरोधी या विपक्षी नेता सड़क पर प्रचार करने या मीडिया में अपनी बात न कह पाने की शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि विरोध करने से उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, उन पर हमले हो सकते हैं या लंबा कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। डरते हैं सारे विरोधी। वहीं बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 का चुनाव जीतने के बाद से शेख हसीना ने BNP के नेताओं को परेशान किया और इसके गठबंधन सहयोगी जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। हसीना को विरोध इतना नापसंद है कि 2 बार की पूर्व प्रधानमंत्री और BNP नेता खालिदा जिया को एक भ्रष्टाचार के आरोपों में घर में नजरबंद करवा दिया गया था। इसके अलावा खालिदा जिया के बेटे और उत्तराधिकारी तारिक रहमान 2008 से अपनी पत्नी और बेटी के साथ निर्वासन में रह रहे हैं। पिछले अगस्त में ढाका की अदालत ने हसीना की सरकार द्वारा दायर
2007 के एक मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों में रहमान को 9 साल जेल की सजा सुनाई थी। बीएनपी समर्थकों का कहना है कि रहमान को राजनीति से दूर रखने के लिए यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। अगर वो बांग्लादेश लौटते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। टाइम मैगजीन के मुताबिक जिया को नजरबंद रखने के दौरान बीएनपी कार्यकर्ताओं पर 40 लाख से ज्यादा कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं। 40 लाख, सोचिए। वहीं 2018 के चुनाव से पहले खालिदा जिया को 5 साल की जेल करवा दी गई, जिससे वो चुनाव न लड़ सके। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेशी कानून के तहत 2 साल से अधिक समय तक जेल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। नो विरोध, नो टेंशन। टाइम्स मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बताते हैं कि सत्ताधारी पार्टी सभी सरकारी मशीनरी को कंट्रोल कर रही है, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हो या फिर न्यायपालिका। जब भी हम अपनी आवाज उठाते हैं वे हमें कुचल देते हैं। आलमगीर पर हत्या समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उन्हें कई बार जेल भेजा जा चुका है। ऐसे ही हसीना के एक और विरोधी हैं मोहम्मद यूनुस। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और ग्रामीण बैंक के संस्थापक। प्यार से लोग इन्हें गरीबों का बैंकर भी बोलते हैं। मोहम्मद यूनुस ने हसीना की नीतियों और फैसलों का विरोध किया। हसीना ने यूनुस को खून चूसने वाला तक कह दिया। सोचिए, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को खून चूसने वाला कहना, यह बताता है कि सत्ता का नशा शायद उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। इसके बाद इस साल चुनावों से पहले यूनुस को श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। इस तरह शेख हसीना पर लोकतंत्र का गला घोटने का इल्जाम कई बार लगाया जा चुका है। हसीना पर दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो है भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का और अन्यायपूर्ण पॉलिसी बनाने का। शेख हसीना पर आरोप है कि उन्होंने 2018 में 30% कोटा देकर अपनी पार्टी के लोगों को सरकारी नौकरियां बांटी। देखिए, बांग्लादेश में कुल रिजर्वेशन 56% तय था। इसमें से 30% हिस्सा 1971 के फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लेने वाले लोगों और उनके वंशजों को दिया गया था। इसके अलावा 10% कोटा पिछड़े जिलों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए तय था। अब बात यह है कि इस मूवमेंट में भाग लेने वाले ज्यादातर लोग आवामी लीग पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो शेख हसीना की ही पार्टी है। छात्रों का तर्क है कि यह रिजर्वेशन सिस्टम ही अन्यायपूर्ण है। इसका फायदा तो हसीना की पार्टी के लोगों को ही मिल रहा है और मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स भी इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को ठीक करने के बजाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को आरक्षण कोटा नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? रजाकारों के पोते पोतियों को। इस रजाकार शब्द ने बारूद के ढेर में चिंगारी का काम कर दिया। दरअसल बांग्लादेश में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन्होंने 1971 के आजादी आंदोलन में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। और रजाकार शब्द ऐसी सिचुएशन में यूज करना गलत के साथ साथ काफी इनसेंसिटिव भी माना गया। इसके बाद छात्रों ने और विरोध करना शुरू कर दिया। छात्रों के आंदोलन से पूरा बांग्लादेश जल उठा। सैकड़ों मौतें हुई, इंटरनेट सोशल मीडिया बंद कर दिए गए और सरकार ने पूरी ताकत से आंदोलन को दबाने की कोशिश की। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि यूएन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों ने भी बांग्लादेश सरकार को कहा कि भैया बस करो। लेकिन हसीना नहीं मानी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं कैसे गलत हो सकती हूं और ये विरोध सिर्फ मुझे सत्ता से हटाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, इतिहास में इसी मानसिकता को तानाशाही मानसिकता कहा गया है। इसके बाद 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। इसमें 5% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए थे और एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों को 2% कोटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां अब मेरिट के आधार पर मिलेंगी। लेकिन बात सिर्फ आरक्षण की होती तो विरोध आंदोलन यहीं रुक जाता। लेकिन अब जनता मन बना चुकी थी हसीना की डिक्टेटरशिप को खत्म करने का। हसीना ने ढाका की मेट्रो और गंगा नदी पर $2.9 बिलियन के पुल सहित कई बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए फंडिंग प्राप्त करने के लिए भारत और चीन जैसे शक्तिशाली देशों के साथ संबंधों को कुशलतापूर्वक विकसित और संतुलित किया। लेकिन शेख हसीना पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद में लिप्त रहने का भी आरोप लगाया जाता है। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने भले ही भारत से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ की, एसडीआई में अच्छा प्रदर्शन किया हो, दूसरे इंडेक्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस शो किया हो, लेकिन एक और चीज थी जो खूब फली फूली, और वो थी देश में भ्रष्टाचार और परिवारवाद, और आरोप भी खूब लगे।
वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक लिखते हैं कि बांग्लादेश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर व्याप्त हो गया, चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष नहीं माना गया, भाई भतीजावाद बढ़ गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना की सरकार में कई अमीर लोग हसीना के करीबी बनते जा रहे थे और सामान्य पार्टी कार्यकर्ता धीरे धीरे साफ होते जा रहे थे। इतना ही नहीं, देश के कई सबसे बड़े बैंक डिफॉल्टर हसीना के सलाहकार या फिर मंत्री बन गए। परिवारवाद की इंतहा देखिए कि हसीना के परिवार से जुड़े 17 लोग बांग्लादेश की संसद में शामिल थे। वहीं ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शेख हसीना के घर में पानी देने वाले नौकर जहांगीर आलम के पास 284 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उसके पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और कहीं आने जाने के लिए वो इसी का इस्तेमाल करता है। भैया, इतना क्या पानी पिला दिए कि 284 करोड़ रुपए बना लिए? ढाका ट्रिब्यून कहता है कि एक आम बांग्लादेशी को इतनी संपत्ति इकट्ठा करने में 13,000 साल लग सकते हैं। कहीं ना कहीं जनता का विरोध इन सब को लेकर भड़क रहा था, जिसे हवा दे दी आरक्षण विरोधी आंधी ने। इसीलिए तख्ता पलट के बाद जब जनता पीएम के घर में घुस गई तो लूटपाट मचाने लगी। एक व्यक्ति ने तो शेख हसीना की साड़ियां चुरा ली और अपनी बीवी को दे दिया, क्योंकि इन सब लोगों का मानना था कि ये इनका ही पैसा था जो हसीना 15 साल से लूट रही थी और अब लूटने की बारी हमारी। शेख हसीना पर देश की ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका और सरकारी एजेंसियों को अपने उंगलियों पर नचाने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के भी आरोप लगाए गए। देखिए, काफी लंबे समय से बांग्लादेश सरकार पर सुरक्षा बलों की शक्ति के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इन सुरक्षा बलों में सबसे ज्यादा कुख्यात है रैपिड एक्शन बटालियन यानी रैप। 2004 में बनी थी रैप। रैप पर आरोप है कि इसने इस सरकार के इशारे पर दिन दहाड़े विरोधियों को अगवा किया, बिना किसी पूछताछ के इन्हें मार डाला, यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को अंजाम दिया। 2021 में अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के चलते आरएबी पर सैंक्शन लगा दिया था। सरकार ने स्वतंत्र पत्रकारों, मीडिया और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स को अपना निशाना बनाया है। बीबीसी के मुताबिक कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट को गिरफ्तारी, निगरानी और उत्पीड़न समेत कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। पत्रकारों के खिलाफ सख्त कानूनों का इस्तेमाल किया गया। हसीना सरकार ने प्रेस की आजादी का गला घोंटा है। यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स ने भी द वेपनाइजेशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम का जिक्र किया है। इनके मुताबिक हसीना सरकार ने जुडिशियरी का इस्तेमाल जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स एंड सिविल सोसाइटी लीडर्स पर अटैक करने के लिए किया है। शेख हसीना ने एक और ऐसा काम किया जिससे उनकी छवि बहुत खराब हो गई। यह है पूरे देश पर अपने परिवार, पार्टी और विचारधारा को थोपना। यह कैसे किया गया समझिए। हसीना के पिता थे मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करवाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। 12 जनवरी 1972 को मुजीबुर रहमान पीएम बने। इसके लगभग 3 साल बाद 15 अगस्त 1975 को पहली बार तख्ता पलट कर मुजीबुर रहमान सरकार को हटा दिया गया। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1975 को लगभग पूरे परिवार सहित शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। बाद में उन्हें बांग्लादेश की आजादी का प्रतीक बनाया गया और उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। हालांकि मुजीबुर रहमान की हत्या से पहले उन पर देश को वन पार्टी स्टेट में तब्दील करने का आरोप लगता रहा। देखिए, अपने देश के लिए जान देना फक्र की बात होती है। हम सब शेख हसीना का बतौर पुत्री दर्द नहीं समझ पाएंगे, केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन पीएम बनने के बाद से ही हसीना ने बांग्लादेश पर अपने पिता मुजीबुर रहमान की छवि को थोपने का मिशन शुरू किया, यह भी आरोप लगता है। जनता को शहादत पर हमदर्दी होती है, लेकिन इसके लिए जनता तानाशाही की कीमत कभी नहीं चुका सकती। इनको ये लगने लगा कि बांग्लादेश के सच्चे देश प्रेमी ये और इनका परिवार ही है। इनके परिवार ने ही बलिदान दिया है, इसलिए सत्ता पर हक केवल और केवल इनका है और जो इनका विरोध करते हैं वो और कुछ नहीं, सिर्फ देशद्रोही हैं। HERE ढाका में लीगल एक्टिविस्ट और एडवोकेट शाहदीन मलिक ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शेख हसीना ने सबसे ज्यादा दर्द झेला। उन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि उनके व्यक्तिगत दुख ने उनके राजनीतिक कामों और निर्णयों को प्रभावित किया। हसीना के पिता की प्रतिमाएं, छवि और कहानियां पूरे देश में लगाई गईं, लेकिन लोग कहते हैं कि थोपी गई। उन्होंने अपने समर्थकों को बांग्लादेश के असली वारिस के तौर पर पेश किया, साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों को देशद्रोही करार दिया। मलिक कहते हैं, आखिरकार हम तानाशाही से आजाद हो गए हैं। पहले हम पर सैन्य तानाशाह शासन चलाते थे, लेकिन ये सिविलियन तानाशाह पिछले सैन्य तानाशाहों की तुलना में ज्यादा निरंकुश था।
हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान अपनी किताब द अनफिनिश मेमोरी में लिखते हैं कि बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के दौरान जब वो एक बार जेल से छूटकर अपने घर गए तो हसीना ने कहा, अब्बा, हम चाहते हैं कि बंगाली हमारी राष्ट्रीय भाषा बने। हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। हसीना तब 16 साल की हो चुकी थी। यहाँ हसीना में राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिलती है। देखिए, बांग्लादेश को आजादी तो मिली, लेकिन जल्द ही देश की बागडोर सेना के हाथ में आ गई। सेना 1975 से देश पर राज कर रही थी। इसके बाद 15 साल बाद 90 के दशक में बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी BNP, इसकी प्रमुख खालिदा जिया और आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना ने देश को सेना के हाथ से निकालने के लिए खुद हाथ मिलाया। हालांकि दोनों विरोधी थे। इनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो सेना के शासन में चुपचाप जीते रहो या फिर आपस में हाथ मिलाकर लोकतांत्रिक चुनावों की मांग करो। निष्पक्ष चुनावों के लिए दो दुश्मन एक साथ मिलकर काम करने लगे, देश भर में विरोध प्रदर्शन करने लगे। आखिरकार 1990 के आखिर में सैन्य तानाशाह जनरल इरशाद ने इस्तीफा दे दिया। 1991 की शुरुआत में बांग्लादेश में लोकतंत्र ने करवट लेनी शुरू कर दी। फिर 27 फरवरी 1991 को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए और खालिदा जिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग विपक्ष में बैठी। यहां से बांग्लादेश में लोकतंत्र कायदे से शुरू हुआ। इसके बाद खालिदा जिया दूसरी बार भी PM बनी और इसके बाद जून 1996 में फिर से आम चुनाव हुए। चुनाव में आवामी लीग को जबरदस्त सफलता मिली और हसीना पहली बार PM बनी। इन्होंने पहले ही कार्यकाल में भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस साल हसीना ने भारत सरकार के साथ गंगा जल बंटवारा समझौता किया। देश में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाईं, जिससे हसीना की लोकप्रियता निश्चित तौर पर बढ़ी। लेकिन इसके बाद के सालों में हसीना फिर से चुनाव हार गए। खालिदा जिया से विवाद भी हुआ। इसके बाद देश में इमरजेंसी भी लगी, लेकिन हसीना ने फिर चुनाव जीता और उसके बाद से वो सत्ता पर बनी रही। हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने 2009 के बाद से बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ की। बांग्लादेश कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था, लेकिन अब यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन ध्यान रखिए, सत्ता का नशा बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अंधा कर देता है और सत्ता लोभी व्यक्ति अपना उद्देश्य भूल जाता है। जनता की तकलीफों और दर्द से उसका कोई वास्ता नहीं रह जाता है तो सिर्फ उसका अहंकार। इनके लिए सबसे जरूरी होता है कुर्सी पर बने रहना। ये अपने को खुदा से कम नहीं समझते और ये सोचते हैं कि उनसे भूल तो हो ही नहीं सकती। शायद हसीना पर भी इसीलिए आरोप लग रहे हैं क्योंकि हसीना से भी यही गलती हुई। उन्होंने जनता की ताकत को कम आंका। जनता पर अत्याचार के आरोप इसीलिए लग रहे हैं। बांग्लादेश में विद्रोह सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पर नहीं हुआ। ये एक जनरेशनल गुस्सा था जो कई मुद्दों को लेकर लोगों के दिलो दिमाग में पिछले कई सालों से भरा हुआ था। जब भी अत्याचार की अति होती है तो जनता एक दिन सड़कों पर उतरती है और ये अच्छे से बता देती है कि देश किसका है। लेकिन एक बात और, देखिए, सरकार से नाराजगी, गुस्सा सब अपनी जगह है और सही भी है, लेकिन ये सरासर गलत है कि लोग इस बर्बर तरीके से हिंसा करें, क्रूरता दिखाएं और लोगों को जान से मार दें। तानाशाही के विरोध में सड़कों पर उतरना जायज है, लेकिन विरोध की आड़ में मासूमों की जान लेना और अपने हिंसा और नफरत के एजेंडे को पूरा करना डिक्टेटरशिप से भी बड़ा अपराध है। आपको क्या लगता है, क्या शेख हसीना वाकई डिक्टेटर हैं या केवल कुर्सी की लड़ाई के लिए इनको बदनाम किया जा रहा है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।